दोस्तों आज हम बात करेंगे उस टिड्डी के बारे में। एक और कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे भारत के ऊपर दूसरी ओर एक नई मुसीबत खड़ी कर दी इन टिड्डियों ने। उससे पहले तो एक अदृश्य ऐसा कण जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया, कोरोना, और अभी ये दिखने वाला छोटा सा कीड़ा जिसने अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई, किसानों की फसलें बर्बाद कर दी, वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। तो आज इसका हम विश्लेषण करेंगे, बारीकी से हर एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे और वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि टिड्डी क्या है, टिड्डी की प्रजाति कौन सी है, कौन से क्षेत्रों में निवास करती है और भारत में कहां से टिड्डी आई, क्या जलवायु परिवर्तन टिड्डी आक्रमण का कारण है, उससे पहले भी क्या टिड्डियों के भारत पर आक्रमण हुए हैं, कौन से भीषण आक्रमण हुए हैं, कब कब हुए हैं। इस प्रकार से हम टिड्डियों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको हल्के में न लें, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको आप समझने की कोशिश करें। टिड्डी एक्रिडाइड फैमिली का एक वो कीड़ा है जो झुंड में रहता है प्रायकर। दुनिया भर में अगर इसको देखें तो हजारों नस्लें इसकी पाई जाती है, लेकिन भारत में टिड्डी की 4 नस्लें पाई जाती है। 4 नस्लें, यानी कि रेगिस्तानी टिड्डी, डेजर्ट लोकस्ट, पेड़ों पर रहने वाली टिड्डी, ट्री लोकस्ट, और बंबई वाली टिड्डी, बॉम्बे लोकस्ट, और प्रवासी टिड्डी, माइग्रेट लोकस्ट। ये 4 प्रजातियां भारत में टिड्डी की पाई जाती है। अगर हम बात करें कि खतरनाक, सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी है, तो रेगिस्तानी टिड्डी, लाल और भूरे रंग की जो टिड्डी है वो सबसे भयानक टिड्डी होती है, जिसका अभी अभी आक्रमण हुआ है, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों से आई है। इस प्रकार की कुछ टिड्डियां भारत में पहले से ही है, इस प्रकार की नस्लें। तो ये 4 प्रकार की नस्लें भारत में टिड्डी की पाई गई है। अगर हम बात करें कि टिड्डियों का निवास, की टिड्डियां रहती कहां हैं, तो टिड्डियां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय उन असंतुलित क्षेत्रों में रहती है जहां असंतुलित जलवायु पाई जाती है, जैसे अफ्रीका के मरुस्थलीय प्रदेश, केन्या, युगांडा, सोमालिया और मोरक्को, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इन क्षेत्रों में प्रायकर टिड्डियों का निवास पाया जाता है। यहां पर टिड्डियां ज्यादातर रहती है। अगर टिड्डी की प्रजनन की बात करें कि टिड्डी कितना प्रजनन करती है, तो प्रायकर ये टिड्डियां मानसूनी और सम ऐसी जलवायु, नम जलवायु जहां पर नमी ज्यादा होती है, वहां ये बहुत ज्यादा प्रजनन करती है। एक टिड्डी का औसत जीवन लगभग 3 महीने होता है और 3 महीने के दौरान वह 150 अंडे दे देती है। 150 अंडे एक टिड्डी देती है। और अब आप मानकर चलो, अगर वो 150 अंडे सक्सेस हो जाए तो इस दुनिया को खत्म कर दे टिड्डियां। मनुष्य के लिए कोई किसी प्रकार की वनस्पति और खाने की अनाज नहीं छोड़ेगी टिड्डियां। लेकिन वो 150 अंडे सक्सेस नहीं होते हैं। ये झुंड में उड़ती है और जब अंडे देती है तो अंडे पूरी तरह से नहीं पनप पाते हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में निवास करती है वहां पर इनका प्रजनन सफल होता है। इनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये इंसान के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं छोड़ेगी टिड्डियां। तो इस प्रकार से टिड्डियों का प्रजनन जो है ये नमी के दौरान ज्यादा होता है। अच्छा, भोजन, ये किसी भी प्रकार की वनस्पति को चट कर जाती है, किसी प्रकार के पेड़ पौधे कुछ भी हो सबको खा जाती है। तो भोजन इनका मुख्य रूप से वनस्पति है और निवास स्थान इनका असंतुलित जलवायु प्रदेश अफ्रीका और इन देशों में ज्यादातर ये निवास करती है। लेकिन मानसून के दौरान ये प्रवास करती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती है। मानसूनी जलवायु के दौरान इनका प्रजनन काल होता है और प्रजनन के बाद में जो युवा टिड्डे होते हैं वो अपने पंख मजबूत करने के लिए, कसरत करने के लिए उड़ते हैं झुंड में और हवा के रुख में उड़ते हैं। और उड़ते उड़ते वो अनेक क्षेत्रों में जहां पर बैठते हैं वहां की वनस्पति को चट कर जाते हैं। तो ये जितने भी टिड्डे उड़ रहे हैं ये सारे के सारे युवा टिड्डे हैं, उड़ने वाले। और अभी भारत में
ये जो टिड्डों का आक्रमण हुआ है ये अफ्रीका के उन रेगिस्तानी क्षेत्रों से आए हैं। केन्या, युगांडा, सोमालिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये भारत पहुंचे हैं। दुनिया के 14 देश इनसे प्रभावित है। 14 देशों में इस बार टिड्डी आक्रमण हुआ है जो सबसे ज्यादा और सबसे भयंकर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र जो है वो टिड्डियों से सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबसे ज्यादा नुकसान उस हॉर्न क्षेत्र को हुआ है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में टिड्डियों का आतंक राजस्थान में सबसे ज्यादा रहा है। इसके बाद में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डियों ने बहुत बड़े स्तर पर आतंक मचाया है और टिड्डियों के इन आतंक के कारण किसानों की अरबों रुपए की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई और देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा जो है नुकसान हुआ है। भारत में कोई ये आज पहली बार नहीं हुआ है टिड्डियों का आक्रमण। अगर हम देखें तो इतिहास में भी टिड्डियों के आक्रमण की चर्चा मिलती है और किसान हाय तौबा कर लेते हैं। उस समय आजादी के बाद में पहला टिड्डी आक्रमण 1950 को हुआ था। उसके बाद में 1959, 1993, 1998, 2002, 2005, 2010, 2019, 2020 ये टिड्डी आक्रमण के काल है। समय समय पर टिड्डियों ने भारत की इन अर्थव्यवस्थाओं पर, किसानों की अर्थव्यवस्थाओं पर चोट पहुंचाई है। अब तक के टिड्डी आक्रमणों में सबसे भयंकर जो आक्रमण ये 2020 वाला अभी जो आक्रमण हुआ है ये अब तक का सबसे भयंकर टिड्डी आक्रमण है। तो क्या किया जाए? टिड्डी आक्रमण से किस प्रकार से बचा जाए? क्या टिड्डियों से हम बच सकते हैं? टिड्डी आक्रमण को रोकने के लिए यहां जहरीली पेस्टिसाइड हवाई जहाजों से छिड़काव किया जा सकता है, उनसे इसको रोका जा सकता है, या इनको खेतों के आसपास किनारे पर गड्ढे खोदकर पानी में मिट्टी का तेल डालकर इनको इस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, या जहरीली जो गेहूं की भूसी होती है उसका छिड़काव करके वो खाने से टिड्डियां मर जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही खर्चीली है, तो किसान अपने स्तर पर जो है अपने हिसाब से इनका इलाज करते हैं। डीजे बजाकर, आवाज करके, थालियां बजाकर, इस प्रकार से हल्ला मचाकर, चीख चिल्लाकर किसान बेचारे जो है कैसे भी करके इन टिड्डियों को अपने खेतों से भगाते हैं कि कैसे भी करके कुछ फसल हमारी बच जाए। तो टिड्डियों से निपटने के, इनके ऊपर नियंत्रण करने के कारगर उपाय जो है भारत इस बार नहीं कर पाया। भारत एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रहा और इस दौरान जो है पूरी तरह से हम तैयार नहीं थे। हमारे देश में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संस्था है, यानी कि टिड्डी आने से पहले वो सूचना दे देती है, वार्निंग दे देती है। और इस संस्था का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय, वो जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में। ये भारत के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये टिड्डियों के नियंत्रण, उनके सर्वेक्षण और उनके द्वारा हुए नुकसान का सर्वे करता है और सरकार को रिपोर्ट सौंपता है। लेकिन यह भी इतना कारगर नहीं है, इसमें भी सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। टिड्डियों का आक्रमण की घटना हो, किसी प्रकार की घटना हो, क्या हम इसको एक अवसर में बदल सकते हैं? लेकिन यह एक रिसर्च की बात है कि टिड्डियों को कैसे अवसर में बदले। एक देश ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि टिड्डी का आक्रमण हो गया तो हो गया, अब इसको हम अवसर में बदले। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट मोहम्मद खुर्शीद ने एक पायलट प्रोजेक्ट, पंजाब प्रांत के देपालपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट योजना स्टार्ट की है और उसमें टिड्डियों से प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। यानी कि टिड्डी में 70% प्रोटीन होता है और किसानों को बोला कि आप टिड्डियां पकड़ो, हम टिड्डियां खरीदेंगे 20 रुपए किलो। पाकिस्तान में टिड्डी 20 रुपए किलो बिक रही है और रात में टिड्डियां रुकती है खेत में और वहां से किसान जो है टिड्डियों को जाल बिछाकर पकड़ते हैं और एक रात में जिस खेत में टिड्डी बैठ गई वो 20,000 रुपए की टिड्डी बेच देता है किसान।
और बहुत बड़े स्तर पर जो है टिड्डियों का व्यापार हो रहा है पाकिस्तान में। पंजाब प्रांत में एक पायलट प्रोजेक्ट योजना बनाई जा रही है और इससे हाई प्रोटीन चिकन फीड बनाया जा रहा है। चिकन फीड यानी कि मुर्गियों का दाना इससे बन रहा है। पाकिस्तान या किसी भी देश को मुर्गियों का दाना बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन जो है सोयाबीन से प्राप्त होता है। सोयाबीन में 45% प्रोटीन की मात्रा होती है लेकिन टिड्डियों में 70% इनकी 70% प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इससे प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जा रहा है टिड्डियों से। कई ऐसे देश भी हैं, नीदरलैंड जैसे देश, जो टिड्डियों का भोजन करते हैं, टिड्डियों को खाते हैं। प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण इनको तेल में तलकर, भूनकर, मसाले लगाकर जो है इनका भोजन किया जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है। तो क्या किया जाए? अब सरकारों को किसानों के संरक्षण के लिए कुछ इस प्रकार के इलाज करने चाहिए कि टिड्डी के ऊपर कोई ऐसा जो है पेस्टिसाइड छिड़काव करके उनको मारना चाहिए, या कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने से पहले ही वार्निंग मिल जाए कि टिड्डी का हमला होने वाला है और हम सब लोग उसके लिए तैयार रहें। तो हम इससे बच सकते हैं, अपनी फसलों को हम बचा सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर उठता है, क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन टिड्डी आक्रमण का एक कारण है? तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूतापन बढ़ रहा है। इसके कारण पश्चिमी हिंद महासागर में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि होने से वहां पर वर्षा जलवायु बनती है और वर्षा की पवनें चलती है और अफ्रीका के उन क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, उन वर्षा पवनों के कारण जो है नमी उत्पन्न होती है और वर्षा होती है और इस दौरान टिड्डी के इन क्षेत्रों में प्रजनन होता है और प्रजनन होने के कारण अब ये टिड्डियां प्रवास करती है और ये टिड्डियां, जो युवा टिड्डे हैं, वो जो है हवा के रुख में इस प्रकार से अफ्रीका, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान देशों से होते हुए भारत की तरफ वो बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन भी टिड्डी आक्रमण का एक कारण है। निरंतर हो रहे भूतापन में वृद्धि और असमय वर्षा, ये सब जो है इनको, टिड्डियों को बुलाने का न्योता देते हैं। हमारी लाइफस्टाइल भी इसका एक कारण है। हमें फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए ताकि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न न हो। यहां पर टिड्डियों के इस आक्रमण को लेकर अभी कई परीक्षाओं में क्वेश्चन भी बनेंगे। आईएएस मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में टिड्डी की नस्लों को बताते हुए भारत में हुए आक्रमण और उसके नियंत्रण के उपायों पर चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि भारत के इतिहास में हुए टिड्डी आक्रमणों पर चर्चा करते हुए बताइए कि क्या जलवायु परिवर्तन टिड्डी आक्रमण का एक कारण है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आज हमने बात की टिड्डी आक्रमण की और इसी प्रकार से आप अगर महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से वर्णन चाहते हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मनोबल बढ़ाइए। और नेक्स्ट टाइम मैं एक इसी प्रकार का विश्लेषण लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।